फाइनेंशियल मॉडलिंग मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं टॉप मैनेजमेंट से, थ्रू रिपोर्ट्स, थ्रू डैशबोर्ड्स। इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी को हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें सबसे पहले पूछा जा सकता है कि आप बताएं वर्किंग कैपिटल एनालाइज कैसे करते हैं, मास्टर बजट का मतलब क्या है, रेवेन्यू को फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, एस्टिमेट और फोरकास्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एनपीवी आईआरआर पेबैक पीरियड मेथड इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कुछ वीडियोस हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने के लिए आपको देखनी चाहिए, जो है रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल को कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। मतलब जितनी भी करंट एसेट्स होती है उसमें से करंट लायबिलिटी को हटा दिया जाए तो जो अमाउंट बचता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की करंट एसेट्स हैं और 100 रुपीज की करंट लायबिलिटी है, तो इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर 100 रुपीज की करंट एसेट्स है, 80 रुपीज की करंट लायबिलिटी है, मतलब 20 रुपीज आपको एडिशनल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेप्टर से पैसे मिलेंगे 30 दिन बाद, क्रेडिटर को आप पैसे देंगे 30 दिन बाद, तो यहाँ दोनों में देखें तो सेट ऑफ हो रहा है। बट डेप्टर से पैसे मिलेंगे 30 दिन बाद, क्रेडिटर को पैसे देने हैं 20 दिन बाद, तो जो 10 दिन का डिफरेंस है इसके लिए आपको पैसे चाहिए, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मतलब डेली बेसिस की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि पैसा मिलेगा डेप्टर से फॉर एग्जांपल आपको 30 दिन बाद, बट 30 दिन तक रेगुलर आपको प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए जो पैसे चाहिए डेली एक्टिविटीज के लिए उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, डेली वर्क करने के लिए पैसे। इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पहले इसको एनालाइज करें डेप्टर वर्सेस क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड। मतलब डेप्टर कलेक्शन पीरियड इस केस में हम देख रहे हैं 60 डेज, क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड इसमें 40 डेज। मतलब डेप्टर से पैसा मिलेगा आपको 60 दिन बाद, बट क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी है 40 दिन में। मतलब आपको पेमेंट तो करनी है 40 दिन में, बट आपको पेमेंट मिलेगी 60 दिन बाद, तो ये जो 20 दिन है इसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको डिसाइड करेगा। लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं उसके थ्रू, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो। इसको रेशियो एनालिसिस में आप इंडेप्थ समझ सकते हैं, जो ऑलरेडी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। एजिंग ऑफ डेप्टर एंड स्टॉक इसको देख सकते हैं। मतलब डेप्टर अगर 6 महीने से पुराना है तो उसको बैड डेप्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री नो इंडस्ट्री ये वेरी कर सकता है, बट जनरली अगर 6 महीने पुराना, साल पुराना डेप्टर है तो वो डेप्टर नहीं है, वो एक तरह से आपका कह सकते हैं कि बैड डेप्ट है। तो अगर वो डेप्टर नहीं है और फिर भी डेप्टर में शो कर रहा है तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है, जो एक्चुअल में एक सही प्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसे ही स्टॉक को देखेंगे कि कितना एक्टिव है, कितना ऑब्सोलेट हो चुका है। बहुत पुराना स्टॉक है तो वो अब आपका आउटडेटेड है, उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे एज अ स्टॉक। इसके साथ आप देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर कंपनी ग्रोस प्रॉफिट लेवल पर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है बट नेट प्रॉफिट उसका कम है, तो अगर पॉसिबल चांसेस हैं उसके कि उसकी सेल बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, सेल बढ़ने से ऑटोमेटिकली उसका नेट प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल को आप ओवरऑल एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर पूछा जाए कि बताएं कि मास्टर बजट क्या होता है, मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मास्टर बजट, देखिए कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बजट होते हैं। जैसे अगर हम देख रहे हैं सेल्स का अपना बजट है, सेल के बिहाफ पे प्रोडक्शन अपना बजट डिसाइड करता है कि उसको कितना बजट बनाना है, कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो है अपना बजट बनाता है। उसको बेचने के लिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट है वो अपना बजट बनाएगा। एडमिन डिपार्टमेंट, लेबर एक्सपेंस डिपार्टमेंट, कैपिटल में कोई इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, कोई नई मशीन खरीदनी पड़ेगी तो उसका कैपिटल बजट बनेगा। तो इन सभी बजट को कंबाइन करके जब एक बजट बनाते हैं, जिससे पता लगता है कि कंपनी ओवरऑल कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और अलग अलग लेवल पर क्या उसके एग्जम्पशन आप ले रहे हैं और किस तरीके से आप उस प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कहते हैं मास्टर बजट। इसमें क्या किया जाता है, सभी बजट को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इसमें एक दूसरे के साथ उसका लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे
सेल बजट का लिंक होगा प्रोडक्शन बजट से, प्रोडक्शन बजट का लिंक होगा रॉ मटेरियल बजट से, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बजट है, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन, तो इस तरह से लिंक एस्टेब्लिश होता है और उसको पास्ट एंड से कंपेयर किया जाता है। जनरली इसमें परसेंटेज मेथड को यूज किया जाता है, पहले पास्ट एंड से कंपेयर करेंगे परसेंटेज के थ्रू, कि जनरली फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए मार्केट में लेट से 1.5 यूनिट्स उसमें लगती थी, बट अब दिखा रहे हैं 3.5, तो ये गलत है। तो ऐसे आप परसेंटेज में चेक कर सकते हैं। ऐसे ही रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जितने भी बजट्स हैं उसको परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं, और जो फिक्स बजट है उसमें देख सकते हैं कितना इंक्रीमेंट आप ऐड कर रहे हैं और क्या क्या इसके एजम्पशन है। इसकी एक प्रॉपर रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिट जो आपने प्रेडिक्ट किया है कि मास्टर बजट के थ्रू किस तरह से उसका ये आउटपुट आ रहा है। तो इसे कहा जाता है मास्टर बजट। अब अगर ये पूछा जाए कि रेवेन्यू को कैसे फोरकास्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब समझते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, बट ऑपरेटिंग सेल। ऑपरेटिंग सेल का मतलब है कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है, जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी है, बाइक बनाने से बेच के उसको जो सेल हो रही है वो उसकी ऑपरेटिंग सेल है। उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उससे उसको रिटर्न आ रहा है, वो उसके रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, वो उसकी ऑपरेटिंग सेल नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, तो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सेल की। कौन से इसमें पॉसिबल की फैक्टर है जो फोरकास्ट करते हैं, जो इसको डिसाइड करते हैं कि कितना आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है, जो अभी आपने लास्ट मंथ में अर्न किया है एज अ रेवेन्यू, उसको आप देख सकते हैं कि कितने दिन थे और कितना रेवेन्यू अर्न किया है। कोई स्पेशल ऑर्डर आना है इस महीने, कोई स्पेशल डील है, कोई नया प्रोडक्ट या किसी नई मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसका कितना इंपैक्ट है। मार्केट रिएक्शन के ट्रेंड को अगर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी कितना एडिशनल रेवेन्यू अर्न कर सकती है, उसको आप देखेंगे। प्रोडक्ट वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे, जैसे जो R&D डिपार्टमेंट है उन्होंने रेट में प्रोडक्ट के कोई चेंज किया है, कोई डिस्काउंट जो दिया था या फिर जो रिजेक्शन दी थी, जो ऑफर की थी डीलर या रिटेलर को, उसमें कोई चेंज कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट में कोई चेंज कर रहे हैं, तो उससे कितना रेवेन्यू एडिशनल कंपनी अर्न कर सकती है। जो की कस्टमर है, जैसे फॉर एग्जांपल 20% कस्टमर ऐसे हैं जिससे कंपनी को 80% जो है रेवेन्यू बनता है, तो उनसे कम्युनिकेट करें कि आपके कुछ ऑर्डर हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिससे हम आपको रेगुलर सप्लाई कर सके। तो इससे वो बताते हैं कि हम एस्टिमेटेड एक पर्टिकुलर ईयर में आपसे इतना सामान हम खरीदेंगे। तो उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कितना आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। मार्केट की कंडीशन को देखेंगे और ये देखेंगे अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं अपना सेल का, तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर है जो रेवेन्यू को डिसाइड करते हैं। अनदर पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है कि एस्टिमेशन और फोरकास्ट ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए एस्टिमेट या फोरकास्ट ये कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें आप एस्टिमेट करते हैं, उसके साथ आप एस्टिमेट ऐड करते हैं और फुल ईयर की परफॉर्मेंस इसमें हम देख सकते हैं। बजट में क्या होता है, बजट में एक साल पहले ही आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। बट जब हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद, हो सकता है काफी सिचुएशन चेंज हो जाए, रॉ मटेरियल के प्राइस अब वैसे नहीं है जैसे बजट में हमने सोचे थे, तो आने वाले 3 महीने में अगर हम करंट सिचुएशन को कंसिडर करें तो कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर सकती है। तो जब हम बजट में या फिर करंट सिचुएशन के हिसाब से आने वाले 3 महीने या 4 महीने हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं। इसमें कैसे करते हैं, पहले तो सेल्स जो होती है इसकी फोरकास्टिंग होती है, जैसे हमने अभी देखा कि सेल को कैसे फोरकास्ट किया जाता है। उसमें जो मार्केट रिएक्शन या डिस्काउंट है उसको आप ऐड करेंगे तो आपकी ग्रोथ सेल आ जाएगी। फैक्ट्री रिएक्शन ऐड करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कौन से एक्सपेंस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या सेल से लिंक है, जैसे रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, लेबर, फ्यूल, इनके करंट प्राइस क्या है, किस तरह से इसको करंट में इसके क्या प्राइसेस है और किस तरह से इसकी कंजम्पशन हो रही है। जैसे अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो लेटेस्ट डाटा आप देखेंगे कि अब प्रोडक्ट को बनाने में किस तरह से उसकी यील्ड आ रही है, क्या उसका मिक्सचर है। सेल की बात करें तो सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की करंट लेवल पर कितनी कॉस्ट बन रही है। फिर देखेंगे हम फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंस को हेड वाइज देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिन, इसके एक एक हेड को देखेंगे कि लास्ट या बजट में या लास्ट मंथ में क्या था, क्यों डिफरेंस था, और क्या ऐसा है जो डिफरेंस आया है, क्या वो ऐसा है जो रिपीटेटिव नेचर का है, अगर हाँ तो उसको आप ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
डेप्रिसिएशन में चेंज हो गया, या बोनस या इंसेंटिव पॉलिसी है उसमें चेंज हो गया, तो उससे अगर कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको आप कंसिडर करेंगे। और इस तरीके से आप बताएंगे कि एक्चुअल अभी 6 महीने में एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, आने वाले 6 महीने में कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है करंट सिचुएशन को कंसिडर करके, तो ओवरऑल कंपनी इस साल इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो इस तरह से प्रिपरेशन होती है एस्टिमेशन ऑफ फोरकास्ट की। अब अगर पूछा जाए कि एनपीवी, आईआरआर या फिर पेबैक पीरियड मेथड, इसके कॉन्सेप्ट को बताएं। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि जितना पैसा आपने लगाया, एग्जांपल किसी ने 100 रुपए दिए और उसे बताया जा रहा है कि 2 साल बाद हर साल उसको 30-30 रुपए मिलेंगे, तो वो ये कंफर्म करना चाहता है कि 100 रुपए जो उसने दिए हैं वो उसको कब तक रिकवर हो जाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड लगेगा। ठीक है, एडिशनल जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं, जो पैसे दिए हैं वो कब तक रिकवर हो जाएंगे, वो बताता है पेबैक पीरियड मेथड। एनपीवी की बात करें, इसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर कोई किसी को ऑफर कर रहा है कि 100 रुपए दीजिए, 2 साल बाद 120 रुपए मिलेंगे, बट इसमें अगर हम देख रहे हैं फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं मार्केट में तो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 2 साल बाद मिलेंगे 120 रुपए। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो एग्जैक्ट कितना परसेंट हमें मिल रहा है, इसे बताता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम कि 20 रुपए एक्स्ट्रा है तो 20% नहीं, 20% जो है हमें बेनिफिट मिल रहा है पर वो 2 साल बाद है, और हर साल तो 10% इसमें इंक्रीज हो रहा है, इतना तो हम मिनिमम कमा सकते हैं। तो आज की डेट में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसे कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 120 रुपए तो 2 साल बाद है, आज उसकी कितनी वैल्यू है, क्या 105 है, क्या 106 है। आईआरआर, इसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर हम फिक्स कर रहे हैं कि हमें 15% तो चाहिए, अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं और हम फिक्स कर रहे हैं कि 15% तो चाहिए, और हम देख रहे हैं कि अगर हम एनपीवी के हिसाब से देखें तो हमें 16% मिल रहा है, तो इस केस में एनपीवी जो है वो बड़ा होगा 1 से। बट अगर हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में 15% तो चाहिए और प्रोजेक्ट 14% दे रहा है, तो इसमें एनपीवी जो है वो छोटा होगा, नेगेटिव होगा। बट अगर कंपनी कह रही है कि 15% उसे चाहिए, और मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम आज की डेट में देख रहे हैं तो वो 15% बन रही है, और 15% ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसमें एडिशनल जो है जितना हम कह रहे हैं उतना ही मिल रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें 0 होगी। पेबैक पीरियड जैसे हमने देखा कि जितना अमाउंट हम दे रहे हैं कब तक हमें रिकवर हो जाएगा, कितने सालों में या कितने महीनों में, उसे कहते हैं पेबैक पीरियड। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले तो देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो ग्रोस प्रॉफिट लेवल पर प्रॉफिट दे रहा है बट नेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिन का खर्चा वो बेयर नहीं कर पा रहा, तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी बनाएंगे तो भी ये खर्चा लगेगा। तो दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट ग्रोस प्रॉफिट लेवल पे अर्न कर रहा है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसको आप कंटिन्यू करेंगे। क्वार्टर वाइज सेल्स देख सकते हैं कि जैसे सेल और मार्जिन का रिलेशन, अगर सेल बढ़िया है मार्जिन भी अच्छा है तो ठीक है, सेल बढ़िया है मार्जिन कम है, तो उसको आप देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ऐसा रीजन है, क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, क्या फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, या प्रोडक्ट में मार्केट में रिजेक्शंस उसकी ज्यादा हो रही है, क्या रीजन है। सेल और मार्जिन दोनों लो हैं तो इसका मतलब अब अगर एक प्रोडक्ट जो है रेगुलरली उस सेक्शन में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि कब तक उसको चलाना है, क्या उसे डिसकंटिन्यू करना है। सेल कम है बट मार्जिन ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से पुश किया जा सके जिससे ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। यूनिट वाइज एनालाइज कर सकते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट जो है एक फैक्ट्री एक यूनिट में बनाने में उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल्स की बात करें, रॉ मटेरियल पैकिंग लेबर में, और अदर यूनिट में क्या फर्क आ रहा है, और अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो उसको आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे। वैल्यू चेन एनालाइज कर सकते हैं कि अगर बिलिंग रेट में चेंज करें, या जो मार्जिन दे रहे हैं डीलर रिटेलर को उसमें चेंज करें, रिजेक्शन में थोड़ा चेंज करते हैं, या उसके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन मेथड में या उसके किसी तरह के उसके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, तो कितना आप एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एनालाइज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।